नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फुलरीन के बारे में, है ना। चलो देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुलरीन को बनाते कैसे हैं। चलो, ग्रेफाइट ग्रेफाइट को गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में, और यहां पर साथ में लेते हैं अक्री गैस, हीलियम ले लो या आप आर्गन ले सकते हो, है ना। तो यहां पर बन जाता है फुलरीन। फुलरीन। चलो, अब अब हम देखते हैं फुलरीन की संरचना, है ना। तो देखो यहां पर ये जो फुलरीन होता है इसमें मुख्यतः C60 मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? C60, है ना। और इसमें कुछ मात्रा में आप देखोगे तो C70 भी होता है। कुछ मात्रा में क्या होता है? C70। पर मुख्यतः आपको क्या मिलेगा? C60, है ना। तो हम ये C60 वाले की आकृति बनाते हैं। चलो देखो इधर। चलो, तो यहां पर आप देखो इसमें आपको जो भी कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर पर क्या है? कार्बन। जितने भी कॉर्नर आपको दिख रहे हैं सभी कॉर्नर पर क्या है? कार्बन। चलो, तो ये वाली जो रिंग है ये है 5 मेंबर रिंग। इस रिंग में कितने मेंबर है? 5। तो ये है 5 मेंबर रिंग। जबकि इसके आसपास जो जुड़ी जुड़ी हुई रिंग है ये 6 मेंबर रिंग है। भाई आप देखो, 1 2 3 4 5 6। जबकि इस रिंग में देखो 1 2 3 4 5, ये बीच वाली जो रिंग है ये 5 मेंबर है। जबकि इसके आसपास जो रिंग जुड़ी हुई है ये 6 मेंबर है ना। तो ये वाली भी 6 मेंबर रिंग है। चलो, ये वाली भी 6 मेंबर है। ये वाली भी 6 मेंबर रिंग है। ये वाली भी 6 मेंबर रिंग है। चलो, अब इसमें आप किसी भी कार्बन पर संकरण देखोगे तो कार्बन के आसपास देखो 1 2 3। कार्बन के आसपास कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 3। और 3 सिग्मा के कारण संकरण इसमें आ जाएगा sp2।
तो भाई कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो बनाएगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड यहाँ पर बनने के कारण ये जो कंपाउंड होता है, या फिर यूं बोल दो ये जो मॉलिक्यूल है ना, सॉरी कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल बोलते हैं अपन, है ना। तो मॉलिक्यूल में एरोमेटिक गुण आ जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आप देखोगे तो अल्टरनेट बनेंगे, और डबल बॉन्ड बनने के कारण इसमें रिजोनेंस हो जाएगा, है ना। चलो अब यहां पर आप देखो 5 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग है। तो यदि यहां पर हम मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग की संख्या देखें तो 6 मेंबर्ड जो रिंग होती है इनकी संख्या होती है 20। 6 मेंबर्ड रिंग की संख्या कितनी होती है? 20। और 5 मेंबर जो रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग की संख्या होती है 12। ध्यान रखना 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो कितनी होती? 20, और 5 मेंबर्ड जो रिंग है वो कितनी होती है? 12। चलो अब ये जो C60 है इसकी आकृति सॉकर बॉल के जैसी होती है। कैसी होती है? सॉकर बॉल। सॉकर बॉल, या फिर अपन इसकी जगह पर फुटबॉल भी बोल सकते हैं। जैसे फुटबॉल पूरा गोल होता है उसी प्रकार से ये सॉकर बॉल है ना। सॉकर बॉल बोल दो या इसकी जगह पर आप फुटबॉल बोल दो, है ना। तो इस रहे बकमिंस्टर फुलरीन। चलो तो पहले आप ये नोट करो, फिर अपन इसके बारे में जो पॉइंट मैंने लिख रखे हैं पूरे आपको एक बार समझाता हूँ, है ना। अच्छा एक बात आप ये भी यहाँ पर समझो कि जैसे ये 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग आप देखो 6 मेंबर रिंग के साथ अटैच है, जबकि 6 मेंबर जो रिंग है वो 5 मेंबर रिंग के साथ भी अटैच है और 6 मेंबर रिंग के साथ भी अटैच है। ध्यान रखना, तो 5 मेंबर्ड रिंग केवल 6 मेंबर्ड रिंग के साथ अटैच है, जबकि 6 मेंबर्ड जो रिंग है वो 5 और 6 दोनों मेंबर्ड रिंग के साथ अटैच हो रही है। जैसे ये रिंग देखो तो ये इधर भी जुड़ी हुई है इसके साथ, और ये 6 मेंबर वाली के साथ भी जुड़ी हुई है। चलो नोट करो पहले से। चलो अब इसके बारे में जो मैंने आप पॉइंट लिख रखे हैं वो हम एक एक करके समझते हैं, है ना। चलो देखते जाओ ये। चलो हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तब फुलरीन का निर्माण होता है। तो हीलियम, आर्गन किसको गर्म कर रहे हैं? ग्रेफाइट को, है ना। तो क्या बन जाएगा? फुलरीन, और इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म करते हैं, है ना। आगे सुनो, वाष्पित लघु अणुओं को संघनित करने पर प्राप्त कजली पदार्थ, मतलब ये कजली पदार्थ काला पदार्थ है ना, जैसे धुआं वगैरह, जैसे कहीं पे धुआं निकल रहा है और धुएं के ऊपर आप ऐसे हाथ कर दोगे तो आपका जो हाथ है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, जो धुआं निकल रहा है वो पूरे आपके हाथ पे जम जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कजली पदार्थ बनता है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। में मुख्य रूप से C60, कुछ अंश C70, मतलब इसमें मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा? C60, पर कुछ अंश इसमें आपको C70 का भी मिलेगा, है ना। और इसकी अति सूक्ष्म मात्रा में यदि हम देखें तो कार्बन की संख्या 350 या उससे अधिक सम संख्या में आपको मिलेगी, है ना।
अति सूक्ष्म मात्रा में 350 या अधिक सम संख्या में कार्बन फुलरीन में पाए जाते हैं, है ना। आगे सुनो। अब देखो ये जो फुलरीन होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अब डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है, चलो इधर समझो। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। अब भाई मान लो किसी भी कारण से ये एक कार्बन एटम हट गया, ये कार्बन एटम हट गया, तो ये जो बॉन्ड अब आप देखो ये जो बचा हुआ है इसी को अपन क्या बोलेंगे, डैंगलिंग बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, डैंगलिंग बॉन्ड। तो इस प्रकार का बॉन्ड आपको ग्रेफाइट में देखने को नहीं मिलता है ना। और इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का शुद्धतम रूप है, जबकि आपको डायमंड में इस प्रकार का डैंगलिंग बॉन्ड मिल जाएगा, डायमंड हीरा में, है ना। जबकि फुलरीन में आपको कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं मिलेगा। हिंदी में बोलते हैं इसको झूलता बंद। क्या बोलते हैं, झूलता बंद। चलो पढ़ो आगे। फुलरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है क्योंकि फुलरीन में किसी प्रकार का झूलता बंद नहीं होता है। ध्यान रखना। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भाई कार्बन का शुद्धतम रूप, तो क्या बताना आपको, फुलरीन। और कारण पूछे तो इसमें कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। चलो अब फुलरीन की जो संरचना है वो पिंजरानुमा होती है। कैसी होती संरचना, पिंजरानुमा। चलो अगला देखो। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो C60 अणु है इसकी आकृति सोकर बॉल के समान होती है। और चलो देखो, C60 अणु की आकृति सोकर बॉल के समान होती है और इसको अपन क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, है ना, बकमिंस्टर फुलरीन। आगे देखो, इसमें 6 सदस्य 20 वाले तथा 5 सदस्य 12 वाले होती है। ये अभी मैंने आपको बताया था। तो 6 सदस्य की कितनी वाले होती है, 20, और 5 सदस्य की 12 वाले होती है। अगला पॉइंट देखो, एक 6 सदस्य वाले 6 अथवा 5 सदस्य वाले के साथ संगलित रहती है, मतलब जुड़ी रहती है ना। तो 6 सदस्य वाले 6 अथवा 5 सदस्य वाले के साथ संगलित, संगलित मतलब जुड़ी हुई होना, है ना। आगे देखो, और जबकि 5 सदस्य वाले केवल 6 सदस्य वाले के साथ संगलित अवस्था में रहती है ना। तो 5 सदस्य वाले, ध्यान रखना, केवल 6 सदस्य वाले के साथ जुड़ी हुई होती है। और इसमें सभी कार्बन पर आपको संकरण क्या मिलेगा, sp2, है ना। ये अभी मैंने आपको बताया था, सभी कार्बन पर संकरण क्या मिलेगा आपको, sp2। चलो अगला पॉइंट देखो, प्रति एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा आबंध बनाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर विस्थानीकृत रहता है, जो अणु को एरोमेटिक गुण प्रदान करता है। चलो, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बना लेता है ना। अगला पॉइंट देखो, इस गेंदनुमा अणु में 60 उदग्र, उदग्र मतलब है कोना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, है ना। तो इसमें कितने कोने होते हैं, 60। भाई अपन क्या बोल रहे हैं, C60, मतलब इसमें 60 कार्बन है और एक कोने पर एक कार्बन होता है ना। प्रति एक उदग्र पर एक कार्बन परमाणु होता है ना। तो इसमें आपको डबल और सिंगल दोनों ही बॉन्ड देखने को मिलते हैं, सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी। और जनरली अपन देखते हैं भाई सामान्यतः
कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की तुलना में ज्यादा होती है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपको एकल और द्विबंध है ना, और इनकी बंध लंबाई आप देखोगे तो ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, गोलाकार फुलरीन को बकी बॉल भी कहते हैं है ना। तो ये जो गोलाकार फुलरीन है C60 भी कैसा होता है, गोलाकार है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बकी बॉल। चलो ये नोट करो सारे पॉइंट। नोट करो। चलो आगे देखो। चलो अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। देखो, यदि हम उष्मा गति की रूप से देखें तो उष्मा गति की रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप जो है कार्बन का, वो ग्रेफाइट होता है, ध्यान रखना है ना। उष्मा गति की रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप ग्रेफाइट है ना, ध्यान रखना। चलो आगे देखो। इसके बाद अपन कार्बन ब्लैक, कॉक या चारकोल की बात करें तो भाई ये ग्रेफाइट और फुलरीन के अशुद्ध रूप है। कार्बन ब्लैक हो गया, चारकोल हो गया है ना, कोक हो गया, ये सभी क्या है, कार्बन सॉरी ये सभी ग्रेफाइट और फुलरीन के क्या है, अशुद्धतम रूप है ना। तो ध्यान रखना। कार्बन के अन्य रूप जैसे कार्बन ब्लैक, कॉक, चारकोल आदि ग्रेफाइट तथा फुलरीन के अशुद्ध रूप है ना, ध्यान रखना। अब जब हम वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन ब्लैक बनता है। क्या बनता है, कार्बन ब्लैक। वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं ना, तो क्या बनता है, कार्बन ब्लैक। चलो इसके बाद यदि हम वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी या कोयला जलाते हैं, लकड़ी या कोयले को यदि हम जलाते हैं और ताप आपको उच्च रखना पड़ेगा, उच्च ताप पर जलाते हैं या फिर यूं बोल दो उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो यहां पर आपको चारकोल और कॉक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, चारकोल और कॉक। वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी अथवा कोयला उच्च ताप पर गर्म करने पर चारकोल तथा कोक प्राप्त होता है ना। क्या बनेगा, चारकोल तथा कोक। चलो नोट करो इसे। कर लिया नोट। चलो अब हम देखते हैं कार्बन के ऑक्साइड। तो देखो कार्बन के दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। चलो इनको दोनों को एक एक करके हम देखते हैं। चलो देखो, तो पहले अपन देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सीजन या वायु की सीमित मात्रा में, ऑक्सीजन या वायु की सीमित मात्रा में आपको कार्बन का ऑक्सीकरण करवाना है। तो ऑक्सीकरण पर क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। देखो जैसे कार्बन सॉलिड होता है प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन आपको लिमिटेड लेना है, सीमित मात्रा में लेना है ना, लिमिटेड। तो यहां पर बन जाएगा CO, गैस होता है। चलो ये भी गैस है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, या फिर आप इसको फॉर्मिक अम्ल के निर्जलीकरण
तो कॉकलिया और H2O। भाई भाप की अपन बात करें तो जो भाप होती है उसमें क्या होता है, जल ही होता है। चलो तो यहां पर बन जाएगा CO प्लस H2, है ना। तो CO प्लस H2 गैस का मिश्रण बनेगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो मिश्रण होता है इसको बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस। वाटर गैस, या इसी को बोलते हैं सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस, या तो आप इसे वाटर गैस बोल सकते हो या फिर आप इसे सिंथेसिस गैस बोल सकते हो, है ना। चलो पढ़ लो एक बार। औद्योगिक रूप से इसे कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। भाई ये जो भाप होती है इसमें क्या है, जल ही तो है। CO तथा H2 का मिश्रण, CO तथा H2 का प्राप्त मिश्रण वाटर गैस अथवा संश्लेषित गैस कहलाता है ना। तो ये जो मिश्रण बन रहा है CO प्लस H2, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर गैस या संश्लेषित गैस बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। अब यदि अपन भाप की जगह पर वायु लेते हैं, भाप की जगह पर क्या लेते हैं, वायु, तो देखो क्या बनेगा। तो CO, अब देखो वायु में N2 और O2, N2 और O2 गैस होती है, और ये कार्बन सॉलिड। चलो तो अब यहां पर बन जाएगा CO प्लस N2, CO प्लस N2 गैस का मिश्रण बनेगा। तो ये जो मिश्रण बना है इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इस मिश्रण को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर गैस। चलो एक बार पढ़ लो। जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है, CO तथा N2 का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, है ना। भाप के स्थान पर वायु, अब भाई वायु में नाइट्रोजन होती है, N2 गैस, O2 गैस होती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। अब देखो ये जो वाटर गैस है और प्रोड्यूसर गैस है, इनका यदि अपन उपयोग देखें तो इनका उपयोग किया जाता है औद्योगिक ईंधन के रूप में, है ना। चलो आगे पढ़ो। वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन है। अब देखो इन दोनों को जब और भी अपन आगे जलाते हैं तो होगा क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में उष्मा बाहर निकलेगी, है ना। तो पढ़ो आगे। इन दोनों में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है तथा उष्मा बाहर निकलती है ना। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये जल में लगभग आविलय होती, जल में लगभग आविलय होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, मतलब ना तो कोई रंग होता है ना ही कोई गंध, और ये एक प्रबल अपचायक होता है, मतलब दूसरों का क्या करेगा ये, अपचयन, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग आविले, रंगहीन, गंधहीन गैस है ना।
यह प्रबल अपचायक है, ध्यान रखना, ये क्या होता है, प्रबल अपचायक। चलो आगे देखो। अब देखो ये जो CO होता है, ये हीमोग्लोबिन के संपर्क में जब आता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के संपर्क में जब आता है ये, तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, है ना। और जब ऑक्सीजन के संपर्क में हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन, तो यहां पर भी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसको अपन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स करके भी आप इसे बोल सकते हो। तो भाई ये जो CO के साथ कॉम्प्लेक्स बना होता है, ये 300 गुना अधिक स्थायी होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की तुलना में। तो होता क्या है भाई, CO जब हीमोग्लोबिन के संपर्क में आती है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की तुलना में कितना अधिक स्थायी होता है, 300 गुना, है ना। तो इस कारण से ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो बाधित होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि भाई मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है ना, या फिर यूं मान लो कि मृत्यु हो ही जाती है ना। वो डिपेंड करता है कि भाई कितना संपर्क में आया है ना। जैसे थोड़ी बहुत CO तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, पर यदि ज्यादा अमाउंट है ना, ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है कितना गुना ज्यादा स्थायी होता है, 300, तो सीधी सी बात है भाई बहुत ज्यादा स्थायी है इस कॉम्प्लेक्स की तुलना में, तो फाइनली ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है ना। चलो ये नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम देखते हैं कल।